वे दोनों अपनी कक्षा में सहपाठी हैं, जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं है, लेकिन गुप्त रूप से वे एक छोटे जोड़े की तरह साथ रहते हैं। एक पहली मंजिल पर गंभीरता से पढ़ाई करती है, दूसरा दूसरी मंजिल पर ध्यान से सोता है। देखने में लगता है कि इन दोनों का साथ रहना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने एक सूक्ष्म संतुलन बना लिया है। स्कूल की घंटी बजने के बाद क्वोन बमजिन समय पर जाग जाता है। शिक्षक अभी भी पोडियम पर खड़े होकर लगातार बोल रहे हैं। उसने मेज पर लात मारी और कूद गया। भारी आवाज ने सभी को डरा दिया, कुछ को तो हिला दिया। उसने इत्मीनान से जम्हाई ली। शिक्षक को याद दिलाया कि कक्षा खत्म करने का समय हो गया है। शिक्षक गुस्से से लाल हो गए। तुम लड़के, कक्षा कब खत्म होगी यह शिक्षक तय करता है। वह लापरवाह अंदाज में दिखा। मुझे अभी शौचालय जाने की जल्दी है। बेल्ट भी खुल गई है। शिक्षक डर गए कि वह कहीं फिर से कोई चौंकाने वाली हरकत न कर दे। उसे जल्दी जाने के लिए कहा। छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। वह लड़का विकृत मानसिकता वाला है। वह कक्षा में ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? ना सेंग्यू माफी मांगते हुए जुन्यंग के पास गया। माफ करना जुन्यंग, मेरी वजह से शिक्षक ने तुम्हें जवाब देने के लिए ऊपर बुलाया। वह अभी कक्षा में सो रहा था। शिक्षक ने उसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उठाया, क्योंकि वह उत्तर नहीं दे सका। इस वजह से जुन्यंग दूसरी शिकार बन गई। लेकिन पूरे स्कूल में प्रथम आने वाली लड़की के लिए ऐसे छोटे सवाल का जवाब देना आसान था। शिक्षक ने लापरवाही से उसे कुछ शब्द कहे, फिर तुरंत अपनी नजर ना सेंग्यू पर वापस ले ली। भले ही तुम राजधानी से गांव आए हो, लेकिन तुम ढिलाई नहीं बरत सकते। क्या उस जैसी छोटी लड़की से हारने पर तुम्हारा आत्मसम्मान आहत नहीं होता? वह आगे कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन क्वोन बमजिन की एक लात ने उन्हें रोक दिया। यह देखकर कि ना सेंग्यू अब भी उसके पास खड़ा है। जुन्यंग का स्वर बहुत अधीर था। हटो, मुझे शौचालय जाना है। रास्ता छोड़ो। ना सेंग्यू ने माफी मांगी और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। सहपाठी गुस्से में थे। सेंग्यू, तुम्हें यूं जुन्यंग से कम बात करनी चाहिए। उसका स्वभाव हमेशा से खराब रहा है। जुन्यंग को दूसरों के तानों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह कक्षा में हमेशा अकेली रहती थी। नीचे देखते हुए उसने अपने पैरों में फटी हुई चप्पलें देखीं। उसका मन थोड़ा जटिल हो गया। गांव के लोगों की जीवन स्थितियां साधारण होती हैं, लेकिन उसकी स्थिति सबसे खराब थी। जबकि ना सेंग्यू उनसे बिल्कुल अलग था। वह राजधानी से आया था। उसका खाना पीना और पहनावा कुलीन स्तर का था। उसका स्वभाव भी यहां से मेल नहीं खाता था। शायद उसका स्वभाव मिलनसार था, इसलिए बीच में स्कूल बदलने के बावजूद उसने बहुत जल्दी सहपाठियों का प्यार जीत लिया। हेयर स्टाइल बदलने जैसी छोटी सी बात भी कक्षा में चर्चा का विषय बन जाती थी। सूरज ढलने के बाद पहाड़ों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। स्कूल के बाद जुन्यंग ने घर जाने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि बैग लेकर पहाड़ों की ओर चल दी, क्योंकि घर का माहौल पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं था। उसने स्कूल में रुककर स्वाध्ययन करने के बारे में सोचा था, लेकिन हमेशा कोई न कोई बाधा आ जाती थी। यह जगह उसने तब खोजी थी जब उसकी शराबी माँ ने उसे थप्पड़ मारा था। बाहर घूमते समय उसे अचानक यह जगह मिली। घर थोड़ा पुराना था, क्योंकि यह पहाड़ों में था, इसलिए यहाँ बहुत शांति थी। पढ़ाई के लिए बहुत उपयुक्त। घर का फर्नीचर अभी भी इस्तेमाल के लायक था, जिससे पता चलता था कि कुछ समय पहले तक यहाँ कोई रहता था। लेकिन अब यह सिर्फ एक खाली घर था। उसने दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाली। नीचे देखने पर उसे पता चला ताला पहले से ही खुला हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि वह लड़का पहले ही आ चुका है। दरवाजा खोला। क्वोन बमजिन अभी बिस्तर पर सोकर उठा था। जुन्यंग डेस्क के पास गई। जो किताबें पढ़नी थीं, उन्हें बाहर निकालने की तैयारी करने लगी। क्वोन बमजिन ने सिर घुमाकर उसे नमस्ते कहा। तुम आ गई।
उसने उसे तिरछी नजर से देखा। मैं सोच रही थी कि तुम उस रास्ते से क्यों नहीं आए। तो तुम यहाँ सो रहे थे? और मुझे अभी थोड़ा और सोना है। दोनों अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद अपनी नींद पूरी करके क्वॉन बमजिन ऊपर से नीचे आया। क्या रामेन खाना है? जुन्यंग ने सिर तक नहीं उठाया। मैं इसे खाकर ऊब गई हूं। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे सुना ही न हो। क्या अंडा डालना है? अंडा डालना है। याद रखना, पिछली बार की तरह उसे फेंटना मत। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। वह कुशलता से रामेन पकाने लगा। इस दौरान वे दोनों इसी तरह साथ रहते आए हैं। वह क्वॉन बमजिन को बहुत पहले से जानती थी। उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसे रिश्तेदारों के यहाँ भटकना पड़ा और मिडिल स्कूल के दौरान वह यहाँ आ गया। सुना है कि उसने पिछले स्कूल में शिक्षक के साथ मारपीट की थी, इसीलिए वह इस समुदाय में रहने आया। कुछ लोग कहते थे कि उसका परिवार अंडरवर्ल्ड से है। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते थे कि वह रात में बुजुर्गों पर हमला करता है। वैसे भी उसके बारे में सारी खबरें नकारात्मक थी, इसलिए दूसरी कक्षा में उसके साथ होने के बावजूद उसने कभी उससे एक शब्द भी नहीं बोला था, जब तक कि वह घटना नहीं हुई। उस दिन वह नीचे ध्यान से पढ़ रही थी। अचानक ऊपर से कोई आवाज सुनाई दी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। क्वॉन बमजिन उसी समय जाग गया। एक दूसरे को देखने के बाद, होश में आने के बाद, जुन्यंग ने घबराहट में अपना सामान समेटना शुरू किया। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा घर है। मैं अभी चली जाऊंगी। वह बहुत शर्मिंदा थी। यह क्वॉन बमजिन का ही घर क्यों निकला? उसने इत्मीनान से जम्हाई ली। उसकी आवाज आलसी थी। यह मेरा घर नहीं है। यह एक खाली घर है। पिछले 1 महीने से यहाँ कोई नहीं आया है, तुम्हारे अलावा। उसकी घबराहट धीरे धीरे शांत हुई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बहुत स्पष्टता से कहा। सो रहा हूं। दूसरे का चेहरा लाल होते देख क्वॉन बमजिन ने ऐसा भाव बनाया जैसे वह बहुत ईमानदार हो। मैं सिर्फ सोने की बात कर रहा हूं। आप गलत मत सोचिए। जुन्यंग घबराहट में अपना चेहरा छिपा लेती है। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। उसे नींद आ रही थी। उसने एक जम्हाई ली। तुम यहाँ पढ़ाई करने आई हो, है ना? मुझे अभी और सोना है। तुम अपना काम करो। वह पूरी तरह अभ्यस्त होकर बिस्तर पर लेट गया। किसी और के होने से उसे जरा भी असहजता नहीं हुई। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसके लेटने के बाद वह दिखाई नहीं दे रहा था। वह वहीं खड़ी हिचकिचाती रही। क्या मुझे चले जाना चाहिए? लेकिन पढ़ाई के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। और क्वॉन बेओंजिन इस घर का मालिक भी तो नहीं है। उसने बस मुझसे पहले इस जगह को खोज लिया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह घर सिर्फ वही इस्तेमाल कर सके। वह दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी। क्या वह सच में सो गया है? हालांकि उसे कैसे पता कि मैं पढ़ाई करने आई हूं? क्वॉन बेओंजिन अचानक अपनी आंखें खोल देता है। जो कहना है कहो। जुन्यंग डर गई। उसका संतुलन बिगड़ा और वह पीछे की ओर गिरने लगी। उसने तुरंत उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। वह लड़खड़ाकर उसकी बाहों में गिर गई। उसका शरीर अकड़ गया। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। क्या तुम कभी दूसरी मंजिल पर नहीं आई हो? यहाँ की रेलिंग बहुत नीची है। थोड़ा सावधान रहो। कमर पर महसूस हुई गर्मी से वह चौंक गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने स्वाभाविक प्रतिक्रिया में उसे दूर धकेल दिया। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, यह कैसा व्यवहार है? मैंने ही तो तुम्हारी जान बचाई है। उसने चोट खाए हुए सिर के पिछले हिस्से को सहलाया। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ? मैंने तुम्हें परसों देखा था। मैं नींद से जागा तो देखा कि कोई डेस्क के सामने बैठा है। मैंने थोड़ा ध्यान से देखा।
तो पता चला कि वह तुम्हारा सिर का पिछला हिस्सा था, इसलिए मैं वापस सो गया। उसे थोड़ा शक हुआ। क्या तुम सिर्फ सिर देखकर पहचान गए कि मैं कौन हूं? क्या तुम मेरे आगे ही तो बैठते हो? उसने बिस्तर को थपथपाया। अगर तुम्हारा लक्ष्य यह बिस्तर है, तो हो सकता है मैं तुम्हें यहां से निकाल दूं। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा लक्ष्य वह डेस्क है। अगर ऐसा है, तो हम यहां साथ रह सकते हैं। जूनियंग उसकी बात की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। वह बिल्कुल लापरवाह लग रहा था। हमें शांत जगह की जरूरत है और हमारे उद्देश्य अलग अलग हैं, तो हम एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डालेंगे। जूनियंग ने उत्सुकता से उससे पूछा, अगर सिर्फ सोना ही है, तो तुम अपने घर पर क्यों नहीं सोते? तुम अपने घर पर भी तो पढ़ाई कर सकते हो। घर के खराब माहौल के बारे में सोचकर वह कुछ नहीं बोली। शायद क्वोन बेओंजिन भी उसी की तरह है। दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। दोनों ने आपस में चर्चा की ताकि कोई तीसरा व्यक्ति यहां न आ सके, तो एक ताला लगा लेना चाहिए। एक चाबी उसके पास, एक उसके पास। जूनियंग असहज होकर अपना चेहरा घुमा लेती है। वैसे अगर तुम अकेले यहां रहते तो ज्यादा आजाद रहते, है ना? तुमने मुझे यहां आने की अनुमति क्यों दी? क्या मैंने पहले ही नहीं कहा? हम साथ रह सकते हैं। लेकिन वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसने बीच में ही काट दिया। तुम्हें चाबी चाहिए या नहीं? चाहिए, उसने निश्चित होकर कहा। तो अब तुम अपने क्षेत्र में वापस जाओ। माहौल शांत हो गया। जूनियंग ने कुर्सी खींची। मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी। क्या यह वाकई ठीक है? उसने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? यूं जूनियंग, पूरी स्कूल में प्रथम। भले ही मेरे नंबर अच्छे न हों, पर मैं लोगों के नाम नहीं भूलता। उसने एक लंबी सांस ली। फिलहाल कोई और रास्ता भी नहीं था। मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा। इस तरह दोनों ने साथ रहना शुरू किया। वह शिक्षकों और छात्रों की नजरों में एक बिगड़ैल लड़का है, लेकिन चुपके से एक टॉपर के साथ रह रहा है। होने वाली पत्नी नीचे मेहनत से पढ़ाई कर रही है और वह ऊपर मन लगाकर सो रहा है। जैसे ही खाने का समय होता, वह खुद नीचे जाकर नूडल्स बनाता। जब वे साथ रहने लगे थे, तो उनमें ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, जब तक कि क्वोन बेओंजिन नूडल्स लेकर साथ खाने नहीं बैठा। तब जाकर वे धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। अफवाह थी कि क्वोन बेओंजिन एक हिंसक लड़का है। शुरू में जूनियंग को चिंता थी कि क्या उनके बीच कोई समस्या होगी। बाद में पता चला कि वह अफवाहों से बिल्कुल अलग है। उसने हैरानी से नूडल्स की तरफ देखा। तुमने इस बार इसमें चीज भी डाला है? उसने मासूमियत से हाँ कहा। उसने बर्तन में बिखरी हुई अंडे की जर्दी देखी। उसने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। अंडे की सारी जर्दी टूट गई है। उसने धैर्य से समझाया। 2 अभी भी साबुत है, लेकिन 3 तो टूट गए ना। मुझे अंडे का सूप में मिलना पसंद नहीं है। वह उसकी शिकायतों से परेशान हो गया। उसने जोर से बर्तन मेज पर रख दिया। एक ही बर्तन में पकाते समय 2 लोगों की पसंद कैसे पूरी हो सकती है? खाते समय ध्यान रखो कि वह न आए, बस। उसने उसे चॉपस्टिक पकड़ा दी। अभी भी तुम सुधरी नहीं हो। देखते ही पता चलता है कि तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है। उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तो तुम लोगों को पहचानने में काफी सटीक हो, क्योंकि वे बहुत करीब बैठे थे। खाते समय नूडल्स का छींटा उस पर गिर गया। जूनियंग गुस्से में लगभग उछल पड़ी। तेल मुझ पर गिर गया। वह मजे से खा रहा था। घर जाकर धो लेना, ठीक हो जाएगा। उसने उसे गुस्से में घूरा। मैं इसे एक और दिन पहनने वाली थी। उसे गुस्से में फटने के करीब देखकर उसने बेबस होकर समझौता किया। चॉपस्टिक नीचे रखी, हाथ बढ़ाकर इशारा किया। इसे उतार दो, मैं तुम्हें धो दूंगा। जूनियंग को कुछ समझ नहीं आया। क्या उतार दूं? तुम्हारी शर्ट। उस पर छींटा नहीं गिरा? तो अब इसे उतार दो।
वह उसके साहस से दंग रह गई। संतुलन बिगड़ने से उसका सिर दीवार से जा टकराया। उसके सिर में तेज दर्द हुआ। वह अभी भी बगल में खड़े होकर कटाक्ष कर रहा था। क्या तुम्हारा शौक दीवार पर सिर मारना है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो? वह इतनी गुस्से में थी कि उसे एक मुक्का मारना चाहती थी। तुम अपना मुंह बंद रखो। उसे काफी देर तक कोई हलचल न करते देख उसने फुर्ती से अपनी शर्ट उतार दी। जुयंग की आवाज में घबराहट थी। तो तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे पहनकर अपनी शर्ट बदलना चाहती हो? वैसे भी मेरा पेट भर चुका है। वह थोड़ी दुविधा में थी। क्या तुम गंभीर हो? इस तरह के दाग डिश सोप से रगड़ने पर निकल जाते हैं। तुम चाहती हो कि मैं इसे धो दूं या नहीं? उसने थोड़ा विचार किया। कपड़े धोना एक झंझट का काम है और वैसे भी केवल सुबह और शाम को ही पानी उपलब्ध होता है। अगर ऐसी बात है तो इसे धोने के लिए उसे दे देना ही बेहतर है। उसने शर्ट ले ली। ठीक है, तुम बाहर जाकर इंतजार करो। वह अपने बड़बोलेपन को रोक नहीं पाया। तुम्हारे पास देखने लायक कुछ है भी नहीं। अगले ही पल समझदारी दिखाते हुए उसने दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। कपड़े बदलने के बाद वह दरवाजे के बाहर चिल्लाई, तुम अंदर आ सकते हो। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखों में हल्की सी हैरत थी। उसके कपड़े उस पर काफी ढीले ढाले लग रहे थे। वे थोड़े बड़े दिख रहे थे। ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे हो? क्या तुम इसे मेरे लिए धोने वाले नहीं थे? उसने उसे कुछ निर्देश देने से खुद को नहीं रोका। तुम बाहर जाकर ऐसी बातें मत करना। उसे समझ नहीं आया। कैसी बातें? तुमने आधी बात कहकर क्यों छोड़ दी? नल खोलकर। वह सावधानी से उसकी शर्ट रगड़कर धोने लगा। वह खाते हुए उसे देख रही थी। इतने गठीले शरीर के साथ वहां कपड़े धोते हुए उसे देखना काफी मजाकिया लग रहा था। अब जाकर उसने गौर किया कि उसकी काया काफी अच्छी है। उसके शरीर पर कोई टैटू जैसी चीज भी नहीं थी। यहाँ तक कि उसके कपड़ों से भी अचानक एक भीनी सी खुशबू आने लगी। उसने सिर घुमाकर उसकी हरकतें देखीं। तुम क्या कर रही हो? उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। घबराहट में उसने अपना कॉलर खींचकर हवा की। इंस्टेंट नूडल्स बहुत तीखे हैं। तुमने इसमें कितना मिर्च पाउडर डाला है? उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। वह उसके द्वारा क्यों देख ली गई? यह बहुत शर्मनाक था। बाहर से वह एक हिंसक लड़का दिखता है जिससे उलझना ठीक नहीं, लेकिन निजी तौर पर वह अपनी भविष्य की पत्नी के लिए चुपचाप कपड़े धो रहा है। एक बड़ी तन्मयता से धो रहा है और दूसरी मंत्रमुग्ध होकर देख रही है। आज का पाठ पूरा करने के बाद उसने अंगड़ाई ली। धीरे से अपनी किताबें समेटी। ऊपर से कुछ आवाज आई। क्वोन बमजिन धीरे धीरे ऊपर से नीचे आया। उसने मन ही मन सोचा, वह लड़का हमेशा ठीक उसी समय जागता है जब उसे घर जाना होता है, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। वह छोटी सी आहट भी महसूस कर लेता है। उसने उसे कपड़े थमा दिए। बैग, ये सूख गए हैं, इन्हें पहन लो। शर्ट बदलने के बाद उसने अपना स्कूल बैग कंधे पर रखा और बाहर निकलने के लिए तैयार हुई। वह कुछ कहना चाहता था पर रुक गया। बाहर बहुत अंधेरा है। तुम्हारा घर जाने का क्या इरादा है? उसने बड़ी दिलचस्पी से उसे देखा। कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रहे और मुझे घर छोड़ना चाहते हो? वह अवाक रह गया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा यही मतलब है? जुयंग ने अपना मजाक बंद किया और टॉर्च निकाली। जाहिर है मैं इसका इस्तेमाल रास्ता देखने के लिए करूंगी। मुझे डर था कि तुम ऐसा ही करोगी, इसलिए मैंने पूछा। तुम इसे लेकर सड़क पर नहीं चल सकती। टॉर्च की रोशनी रात में बहुत दूर से दिखती है। क्या तुम सबको ढिंढोरा पीटकर बताना चाहती हो कि तुम यहाँ हो? वास्तव में यह थोड़ा अनुचित था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। लेकिन रास्ता बहुत अंधेरा है। वह वापस कैसे जाएगी? उसे परेशान देखकर वह अलमारी की ओर मुड़ा। अगले ही पल उसने एक लकड़ी की छड़ी निकाली। जुयंग बचाव की मुद्रा में
2 कदम पीछे हट गई। तो तुम क्या करने वाले हो? वह लगभग भूल ही गई थी कि यह लड़का अपनी हिंसा के लिए मशहूर है। उसने छड़ी का दूसरा सिरा उसे थमा दिया। इसे पकड़ो और मेरे पीछे आओ। मेरी रात की दृष्टि बहुत अच्छी है। दोनों ने छड़ी पकड़ी हुई थी और अंधेरे पहाड़ी रास्ते पर एक के पीछे एक चल रहे थे। उसकी उंगलियां थोड़ी हिली। जब उसने छड़ी पकड़ी थी तो गलती से उसे एक फांस चुभ गई थी। उसने सावधानी से उसके लिए एक ग्रिप बना दी थी। वह चुपचाप उसके पीछे के हिस्से को देख रही थी। जितना अधिक वह उसके साथ समय बिता रही थी, उतना ही वह उसके उन पहलुओं को देख पा रही थी जो अफवाहों से अलग थे। उसकी चाल धीमी थी। जहां भी गड्ढा होता वह तुरंत उसे सचेत कर देता। वह निश्चिंत होकर उसके पीछे चल रही थी। उसके मन के विचार अचानक जुबान पर आ गए। अगर किसी दिन तुम अचानक नहीं आए तो मैं रात को घर कैसे जाऊंगी? वह कुछ पल के लिए रुका। तो सुबह होने पर घर जाना। उसने अपनी आंखें झुका लीं और फिर कुछ नहीं कहा। जब सुबह होती है तब वह घर नहीं जा सकती। पीछे वाला व्यक्ति अचानक शांत हो गया। वह अपनी तिरछी नजरों से उसे देखने से खुद को नहीं रोक पाया। सड़क पर पहुंचने के बाद दोनों चौराहे पर अलग हो गए। वह रुक गई। वह हिचकिचा रही थी कि उसे धन्यवाद कहे या नहीं। जैसे ही वह मुड़ी, उसने उसे दूर जाते देखा। उस घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे वे अपने आप अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगे हों। उसने एक आह भरी। अगली बार कह दूंगी। वह अपने घर की दिशा में चल पड़ी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसने शराब की खाली बोतलों का ढेर देखा। जुयंग का शरीर सुन्न पड़ गया। आज फिर पी ली। उसने सावधानी से चाबी घुमाई। इतनी देर हो गई है, उसे सो जाना चाहिए था। उसने दबे पांव दरवाजा खोला। उसकी मां उदास चेहरे के साथ लिविंग रूम में खड़ी थी। वह डर गई। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। मां, क्या तुम अभी तक सोई नहीं हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। पास में रखा पानी उठाकर तेजी से उसकी ओर फेंका। जुन्यंग के पास बचने की कोई जगह नहीं थी। ठंडक पूरे शरीर में समा गई। अगले ही पल मां ने हाथ उठाकर उसे थप्पड़ जड़ दिया। उसने बेबस होकर अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। अगर पहले पता होता तो थोड़ी देर और रुककर घर आती। आज की शारीरिक शिक्षा की कक्षा में डॉजबॉल मैच है। छात्र नियमों के अनुसार अपनी जगहों पर खड़े हो गए। जुन्यंग का चेहरा लाल हो रहा था। वह पूरी तरह से चक्कर महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। क्वोन बमजिन पास से ही गुजर रहा था। उसने एक नजर में ही उसकी हालत भांप ली। क्वोन बमजिन अपनी भविष्य की पत्नी को देखने मेडिकल रूम आता है। वह कमजोरी में दूसरे लड़के की बाहों में सहारा लिए हुए थी। आने वाले व्यक्ति को देखकर जुन्यंग ने बिजली के झटके की तरह बगल वाले का हाथ झटक दिया। वह भला और क्या ही कर सकता था। पी क्लास के दौरान ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मैच जल्दी खत्म करके आराम करने की योजना बनाई थी, लेकिन क्लास की कुछ लड़कियों ने जानबूझकर उसे परेशान किया। या तो वे जोर से उसके कंधे से टकराती, या कई लोग मिलकर उससे गेंद छीन लेते। उसे एक भी गेंद नहीं पकड़ने दी। सामान्य दिनों में उन कुछ लड़कियों से निपटना उसके लिए बच्चों का खेल था, लेकिन आज उसकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब थी। शायद कल पूरी तरह भीगने की वजह से, पूरी रात बाहर रहने के कारण, शायद उसे जुकाम हो गया था। उसके पैर डगमगा रहे थे। सिर भारी हो रहा था। वह अगली गेंद पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। उसने उसे चुनौती भरी नजरों से देखा। वे लोग जानबूझकर उसे खेल में हिस्सा नहीं लेने दे रहे थे। ना सेंग्यू ने जुन्यंग की बेचैनी पर ध्यान दिया। उसने ओ हीसू की परवाह नहीं की और सीधे जुन्यंग की तरफ गेंद फेंकी। वह पहले ही हार मानने वाली थी। सामने से आती गेंद ने उसे सीधे गिरा दिया। ना सेंग्यू घबराकर दौड़ते हुए आया। यह देखकर कि वह बेहोश हो गई है,
जल्दी से उसे मेडिकल रूम ले गया। क्वोन बमजिन ने भी इस हलचल पर ध्यान दिया। जुन्यंग मेडिकल रूम में होश में आई। उसका चेहरा लाल था, हाथ उठाने तक की ताकत नहीं थी। लगता है सच में जुकाम हो गया है। उसने सिर घुमाकर खिड़की की तरफ देखा। उस पर बहुत सारे कागज चिपके हुए थे जो सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। डॉक्टर के अंदर आते ही उसे गर्मी महसूस हुई। वह हैरान थी जब तक कि उसकी नजर बिस्तर के पास रखे हीटर पर नहीं पड़ी। गर्मियों में भला कौन यहाँ हीटर लेकर आएगा? उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ। माथा अभी भी थोड़ा गर्म था। पता नहीं बीमारी के कारण बुखार है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से। शिक्षक को अभी एक मीटिंग में जाना है। मुझे पहले निकलना होगा। अगर तुम्हें लगे कि बुखार है तो बुखार की दवा खाकर घर जाकर आराम करना। जुन्यंग ने हाँ कहा। उसने अपनी ताकत जुटाकर बैठने की कोशिश की। सिर अभी भी बहुत दर्द कर रहा था। दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। उसने सिर घुमाकर देखा। क्या इस स्कूल में कोई उसे देखने आएगा? क्या वह वही लड़का होगा? आने वाला ना सेंग्यू था। वह चौंक गई। मन के किसी कोने में थोड़ी निराशा हुई। तुम यहाँ मुझसे किस काम के लिए आए हो? ना सेंग्यू के चेहरे पर माफी का भाव था। मैं तुम्हें देखने आया हूँ कि तुम कैसी हो। मैं हर क्लास के बाद आता था लेकिन तुम सो रही थी। यह सब मेरी गेंद लगने की वजह से हुआ जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई। वह थोड़ी झिझकी। वह तो जुकाम की वजह से बेहोश हुई थी, लेकिन वैसी स्थिति में गलतफहमी होना स्वाभाविक था। उसने जानबूझकर उससे कहा, गेंद इतनी जोर से फेंकी थी। अब क्या यह देखने आए हो कि मुझे कितनी चोट लगी है? ना सेंग्यू ने जल्दी से हाथ हिलाकर मना किया। वैसा नहीं है। आज जब तुम स्कूल आई थी तभी मुझे लगा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉजबॉल खेलते समय भी मैं तुम्हारे लिए चिंतित था। तुम्हें लगातार गेंद के पीछे भागते देख मुझे लगा कि तुम गेंद खाकर खेल से बाहर जाकर आराम करना चाहती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ गेंद फेंकी। सोचा नहीं था कि जोर ज्यादा लग जाएगा। मुझे सच में बहुत खेद है। जुन्यंग ने उलझे हुए विचारों के साथ उसे देखा। क्या कोई इंसान सच में उसकी तरह इतना स्पष्टवादी हो सकता है? उसे तो धन्यवाद कहने में भी शब्द गले में अटक जाते हैं। उसने उसे और नहीं चिढ़ाया। मैं ठीक हूं। उसने राहत की सांस ली। जुन्यंग बिस्तर से नीचे उतरी। बगल में रखे हीटर की तरफ देखा। यह तुम ही यहां लाए होगे। हालांकि बहुत गर्मी है, फिर भी तुम्हारा धन्यवाद। और खिड़की ढकने के लिए भी। ना सेंग्यू की आंखों में थोड़ी हैरानी झलकी। धन्यवाद कहने के बाद उसने असहज होकर नजरें हटा ली। तो धन्यवाद कहना इतना मुश्किल भी नहीं था। वह उसे छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन लड़खड़ाई और गिरते गिरते बची। ना सेंग्यू ने तुरंत उसे थाम लिया। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे लिए अभी जल्दी चलना ठीक नहीं है। पतले कपड़े के जरिए उसकी गर्मी उसकी हथेली तक महसूस हुई। उसके चेहरे पर लाली छा गई। अचानक दरवाजा खुला। जुन्यंग ने नजर उठाकर देखा। क्वोन बमजिन जेब में हाथ डाले खड़ा था। वह ठंडी नजरों से उन दोनों को देख रहा था। वह बेवजह दोषी महसूस करने लगी। उसने तुरंत अपने कंधे से उसका हाथ झटक दिया। ना सेंग्यू ने रक्षात्मक मुद्रा में उसे देखा। क्वोन बमजिन, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? शिक्षक बाहर गए हैं। यह देखकर कि सामने वाला बिना कुछ बोले अंदर आ रहा है, उसने अपने लंबे पैरों से जुन्यंग के आगे रास्ता रोक लिया। वह उसकी पीठ को हैरानी से देख रही थी। क्या वह इसलिए चिंतित है कि क्वोन बमजिन मेरे साथ कुछ करेगा? लेकिन यह अचानक मेडिकल रूम में क्यों आया है? शायद मेरी चिंता में तो नहीं आया होगा। वह सोच रही थी कि क्या वह उसे हेलो कहेगा, लेकिन उसने उसे ऐसे अनदेखा किया जैसे वह वहां हो ही नहीं। वह सीधे उसके पास से गुजर गया। फर्स्ट एड बॉक्स खोला, उसमें से कुछ गोलियां ली
और पीछे मुड़कर चला गया। शुरू से अंत तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे जाते हुए देखकर ना सेंग्यू ने राहत की सांस ली। जुन्यंग मन ही मन बुदबुदाई, वह लड़का इतना कूल क्यों बन रहा है, जबकि उसकी एक घूरने भर से वह उसके कपड़े धोने में मदद करेगा। लेकिन वह दवा लेने मेडिकल रूम आया था। क्या उसे कहीं अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? थोड़ी देर बाद जब हम मिलेंगे तो मुझे उसे अच्छे से सूंघना होगा। जुन्यंग को जाते देख ना सेंग्यू ने असहज होकर अपना सिर खुजलाया। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका व्यवहार रूखा था। वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी घर की स्थिति का पता चले। जुन्यंग घर नहीं गई, बल्कि वह उस घर में आ गई। दरवाजा बंद था। ऐसा लगता है कि क्वोन बमजिन अभी तक नहीं आया है। उसने अपना स्कूल बैग नीचे रखा। शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। उसने खुद को संभाला और रिवीजन करने लगी। जल्द ही परीक्षा होने वाली है। ग्रेजुएशन से पहले उसकी पूरे स्कूल में प्रथम स्थान छोड़ने की कोई योजना नहीं है। उसकी नजरें बार बार दूसरी मंजिल की ओर जा रही थी। क्वोन बमजिन अब तक नहीं आया है। ऊपर का बिस्तर खाली है। नींद गहरी होती जा रही थी। क्या थोड़ा आराम कर लेना चाहिए? काफी कशमकश के बाद वह आखिर बिस्तर पर चढ़ गई। विचार भटकने लगे। उसे शायद बुरा नहीं लगेगा कि मैं उसके इलाके में सो रही हूं। वह मुझे मार तो नहीं देगा ना? मैं अभी बीमार हूं। वैसे वह लड़का अचानक उस समय वहां कैसे आ गया? उसने मुझे ना सेंग्यू के साथ देखा तो क्या सोचा होगा? उस समय उसके चेहरे पर कोई भी भावना नजर नहीं आ रही थी। उसने थकान से अपनी पलकें झपकाईं। नींद का झोंका आया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अगर वह आएगा तो शायद मुझे जगा देगा। वह उसके इलाके में सोने चली गई। नींद में उसे एक तीखी नजर का एहसास हुआ। आंखें खोली। ऊपर एक परछाई देखी। डर के मारे उसका दिल बैठ गया। उसने सहज रूप से बचाव की मुद्रा बनाई। क्वोन बमजिन ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़कर बिस्तर पर दबा दी। रुको 1 मिनट, मैं हूं। उसे पहचानने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया। यह स्थिति बहुत ही अजीब थी। उसने घबराहट में उसे धक्का दे दिया। वह खुद को बचा नहीं पाया और छत से टकरा गया। उसके सिर पर तुरंत एक सूजन आ गई। उसने शिकायत भरी नजरों से उसे देखा। तुम सच में? उसने दलील दी। किसने कहा था तुम्हें मुझे दबाने के लिए? मुझे क्या पता था कि तुम हो? मुझे लगा कोई अनजान व्यक्ति अंदर घुस आया है। यहां तुम्हारे और मेरे अलावा और कौन आएगा? उसने एक लंबी आह भरी। वह हर बार उससे बातों में हार जाता था। तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है अभी क्या समय हुआ है? सुबह के 2 बज रहे हैं। उसने गंभीर होकर उसे डांटा। भले ही तुम्हें यहां रहना हो, कम से कम दरवाजा तो बंद करना चाहिए था। मैं कितनी बहादुर हूं, यहां भी सो गई। क्या तुम बेवकूफ हो? मैं अंदर हूं तो दरवाजा बाहर से कैसे बंद करती? तो घर जाकर सोती ना। तो तुम घर जाकर क्यों नहीं सोते? आधी रात को यहां पागलपन करने आ गए। उसने यकीन न करते हुए अपनी आंखें फाड़ दी। यह मेरा इलाका है। वह और भी चिढ़ गई। सब कुछ इतना अलग अलग क्यों कर रहे हो? मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। क्या थोड़ा सो भी नहीं सकती? वह शांति से एक तरफ बैठ गया। यह आवाज इतनी तेज थी कि उसके कान के पर्दे फट जाते। चिल्लाने के बाद उसका सिर फिर से दर्द करने लगा। मैं अभी वापस जा रही हूं। यह बिस्तर, तुम्हें जितना सोना है सो लो। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उसने शक भरी नजरों से उसे देखा। उसने अजीब महसूस करते हुए अपना सिर घुमाया और समझाया, तुम्हारा शरीर इतना कमजोर क्यों है? गेंद के हल्के से छू जाने पर ही तुम गिर गई। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। यह लड़का वास्तव में उसकी चिंता कर रहा है।
तुमने मेडिकल रूम में दवा खाई थी ना? अब तबीयत कैसी है? वह 2 सेकंड के लिए ठिठक गई। तब उसे याद आया कि वह सिर्फ सोने में व्यस्त थी। वह दवा खाना ही भूल गई। क्वोन बमजिन ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हें कहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? उसने अपना सिर खुजलाया। पूरे शरीर में बेचैनी है। नींद नहीं आ रही। अब ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा बुखार भी है। मेरा इंतजार करो। यह कहकर वह उठकर नीचे की ओर चल दिया। अंधेरी सीढ़ियों पर उसके कदम बहुत स्थिर थे। जुन्यंग चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाई। भविष्य में सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाते समय लाइट जलाना याद रखना। अगर गिर गए तो जान चली जाएगी। उसने इसे अनसुना कर दिया। खुद ठीक से चल नहीं पा रही है और मेरी गिरने की चिंता कर रही है। उसने खट से लाइट चालू कर दी। उसने सिर झुकाकर नीचे देखा। यह वही दवा थी जो उसने दोपहर में मेडिकल रूम से ली थी। मैं नीचे आकर खाती हूँ। वह दवा लेकर ऊपर आने लगा। हिलना मत। क्या तुम्हें अभी भी चक्कर नहीं आ रहे हैं? जुन्यंग ने गिलास पकड़ा। उसकी हथेली से दवा ली। यह वही है न जो तुमने दोपहर में मेडिकल रूम से ली थी। तुम भी बीमार हो। उसने बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे पीरियड्स का दर्द होता है। वह 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई और फिर जोर जोर से हंसने लगी। क्वोन बमजिन को पीरियड्स का दर्द होता है। काश मेरा कोई दोस्त होता। मैं उसे यह मजेदार बात जरूर बताती। वह खुशी से खिलखिला रही थी। वह बेबसी से बिस्तर के किनारे बैठकर उसे देख रहा था। बस एक मजाक था। हंसने के बाद उसने चुपचाप दवा खा ली। उसने उसे इशारे में याद दिलाया। इतनी देर तक घर न जाना क्या ठीक है? उसने अपना सिर उठाया। मैं आज यहीं सोऊंगी। बिस्तर मेरा है। तुम नीचे जाओ। उसने मालिक की तरह व्यवहार किया। अब और मत सोओ। तुम स्कूल में भी दिन भर सोते रहते हो। क्वोन बमजिन ने इसे सिर्फ एक मजाक समझा। जल्दी उठो। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। जुन्यंग हिली तक नहीं। मैंने कहा था कि आज रात मैं यहीं सोऊंगी। उसने धैर्य से समझाया। अभी नखरे दिखाने का समय नहीं है। आधी रात हो चुकी है। क्या तुम यहाँ अकेले रहने का इरादा रखती हो? अगर यहाँ पहले रहने वाला व्यक्ति वापस आ गया तो क्या होगा? उसने 2 सेकंड के लिए सोचा। तो फिर तुम भी यहीं रुको। उसे अपनी आंखें बड़ी करते देख। उसने जल्दी से सफाई दी। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम मेरे साथ सो। तुम्हारा मुंह हमेशा चौंकाने वाली बातें ही निकालता है। क्या तुम इस जगह को सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं मानते थे? उसने अपनी आंखें नीची कर ली। मेरे पास आराम करने के लिए सिर्फ यही एक जगह है। उसके लहजे की कमजोरी ने उसके दिल पर गहरा असर किया। जुन्यंग ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह किसी और से यह बात कहेगी। लेकिन अगर वह व्यक्ति क्वोन बमजिन है तो ये बातें कहना शायद ठीक है। आखिरकार वे दोनों एक जैसे ही थे। दोनों ही मजबूरियों की वजह से यहाँ आए थे। उसकी आंखों में थोड़ी हमदर्दी झलक रही थी। अंत में उसने एक आह भरी और चुपचाप नीचे चला गया। साथ जुन्यंग ने धन्यवाद कहा। वह लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। वह चौंक गई। नीचे जाते समय सावधानी बरतें। इससे किसी की जान जा सकती है। उसने अपना सिर पकड़ लिया। बहुत शोर है। तुम सो जाओ। वह उसकी जगह पर गया। बैठते ही वह सो गया। उसकी आंखों में मुस्कुराहट तैर रही थी। बमजिन, क्या है? लाइट बंद करो। उसने बहुत स्वाभाविक तरीके से उसे आदेश दिया। उसने अनिच्छा से उठकर लाइट बंद कर दी। वह आराम से बिस्तर पर लेट गई। हालांकि यह एक अनजान जगह थी, फिर भी उसे बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा था, क्योंकि क्वोन बमजिन नीचे ही था। पता नहीं कब से उसकी मौजूदगी अब डरावनी नहीं रही, बल्कि सुकून देने वाली बन गई। उसने अपना मुंह छिपाया और सूंघा। ऐसा लग रहा था जैसे क्वोन बमजिन की महक अभी भी वहां थी, कोमल और ताजा।
बहुत अच्छी महक थी। यह सोचकर कि उस लड़के ने कहा था कि उसे पीरियड्स का दर्द है, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाई। कोई चिढ़ गया था। इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं, चुपचाप सो जाओ। भविष्य की पत्नी उसके बिस्तर पर सो रही है और वह नीचे उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स बना रहा है। जूनयंग ने आराम से अंगड़ाई ली। बहुत समय बाद वह इतनी सुकून की नींद सोई थी। शरीर भी अब काफी बेहतर महसूस कर रहा था। हवा में एक खुशबू फैली हुई थी। उसने नीचे झांका। कौन बमजन नूडल्स बना रहा था? ऐसा लग रहा था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। जूनयंग ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मुझे पहले से ही जिज्ञासा थी। क्या तुम्हारा घर नूडल्स की फैक्ट्री है? उसने ऊपर की ओर उसे एक नजर देखा। कोई जवाब नहीं दिया। यह लड़का भी ना। सुबह सुबह ही किसी को इतना असहज कर देता है। वह टटोलते हुए नीचे जाने लगी। अचानक लाइट जल गई। उसकी जिद जाग उठी। लाइट बंद करो, मैं देख सकती हूं। उसने अनसुना कर दिया। मैं पहला चश्मदीद गवाह नहीं बनना चाहता। उसने अच्छे मूड में उसके साथ मजाक किया। सिर्फ चश्मदीद ही नहीं, शायद तुम्हें संदिग्ध भी माना जा सकता है। तो तुम्हें मारने का मेरा मकसद क्या होगा? उसने एक जासूस की तरह नाटक किया। क्योंकि मैंने पूरे दिन तुम्हारे प्यारे बिस्तर पर कब्जा कर रखा था, जिससे तुम्हारा सब्र जवाब दे गया। यह कहकर वह खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वह निशब्द रह गया। तुम्हारा मजाक वाकई बहुत फीका है। बिखरे हुए अंडों को देखकर वह थोड़ी असंतुष्ट थी। मैंने कहा था कि अंडों को मत फेंकना। उसने अपनी नाक ढकी और घृणा का नाटक किया। क्या तुम पहले नहाने नहीं जाओगी? पसीने की गंध आ रही है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। खाने के बाद जाऊंगी। उसने उसकी चैपस्टिक हटाई और कुर्सी पर बैठकर मजे से खाने लगी। खाने के बाद वह खुद बर्तन धोने चला गया, मेज पर रखे तौलिए पर ध्यान देते हुए। क्या वह तौलिया तुम्हारा है? हाँ में जवाब मिलने के बाद उसने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। मुझे इस्तेमाल करने दो। तुम्हें आज बाल धोने की जरूरत नहीं लगती। वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बालों के बारे में कुछ कहे। लेकिन मेरे बाल बहुत उलझे हुए हैं। स्कूल जाने से पहले बाल धोना बहुत जरूरी है। उसने मुड़कर उसे देखा। उसके लहजे में जैसे जलन थी। तुम्हारे बालों की परवाह किसे है? ना सेंगियून को। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन दिखाई दी। ना सेंगियून को मेरे बालों की परवाह क्यों होगी? उसने उस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। अलमारी से एक बर्तन निकाला और पानी भरा। पानी बहुत ठंडा है। मैं तुम्हारे नहाने के लिए गर्म पानी कर देता हूँ। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। वह वाकई बहुत विचारशील है। तो तुम भी जाकर थोड़ा सो जाओ। मैं नहाने के बाद तुम्हें जगा दूंगी। वह मुड़कर मेज की तरफ चला गया। वहां शायद पसीने की बदबू होगी। मैं कैसे सो सकता हूँ? उसने असंतोष से उसे घूरा। मुझे इतना पसीना नहीं आता। वह खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मुझे सोना है। मुझसे बात मत करो। उसने अपना मुंह बनाया और उसके साथ बहस करना बंद कर दिया। बाल धोने के बाद वह खुद को उसे देखने से नहीं रोक पाई। वह कितनी गहरी नींद में है। अगर वह सोने वाली एकाग्रता पढ़ाई में लगा दे तो शायद स्कूल में मेरा पहला स्थान सुरक्षित न रहे। स्कूल वापस आने पर 3 लड़कियां उसे परेशान करने आईं। तुम काफी स्वस्थ लग रही हो। यह तो बड़े दुख की बात है। वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे जैसा व्यक्ति इतनी बचकानी चालें भी चलेगा। सेंगियून का ध्यान खींचने के लिए उसके सामने जानबूझकर बेहोश होना। उसने अपने कंधे सिकोड़ लिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसका ध्यान खींचना चाहती हूँ? कई लोगों के चेहरों पर उपहास था। क्या तुम सेउंगियों को पसंद नहीं करती हो? तुम तो हर दिन उसे एकटक देखती रहती हो। अब ऐसे क्यों नाटक कर रही हो जैसे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या तुमने अपनी योजना बदल दी है? गालों पर एक गर्माहट चढ़ गई।
उसने नहीं सोचा था कि चोरी छिपे देखते हुए पकड़ी जाएगी, लेकिन वह ना सेउंगियों को पसंद नहीं करती थी। उसे एक्टर देखना सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि वह दूसरों से अलग है, और वह अलग होना उसे खटकता था। सुबह क्वोन बमजिन की बातों को याद करते हुए, क्या उसे भी लगता है कि वह ना सेउंगियों को पसंद करती है? लड़की आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाकर उसके सीने पर उंगली से प्रहार किया। लहजा अजीब और व्यंग्यात्मक था। अगर उसे पसंद करती हो तो सीधे बता दो ना। वैसे यह भी है, तुम्हारी अपनी मजबूरियां हैं। भले ही तुम्हारी माँ वैसी इंसान है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उसका सीना बुरी तरह कांप उठा। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वह कामयाबी से मुस्कुराई। चिंता मत करो, मेरी जुबान बहुत पक्की है। हालांकि कभी कभी अपवाद भी होते हैं। ना सेयुंगियू ठीक उसी समय स्कूल के गेट पर पहुंचा। उसने हाथ उठाकर सबको नमस्ते किया। तीनों लड़कियों के चेहरों पर तुरंत मुस्कान आ गई। वह तेज कदमों से उसके पास आया। जूनयंग, क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? उपहास भरी निगाहें उस पर टिक गईं। उसे नहीं पता था कि उन्हें कितना पता है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी घर की स्थिति का पता चले। मीशिन की बातें अभी भी कानों में गूंज रही थी। उसका स्वर ठंडा था। मैंने कहा था कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने उसकी हैरानी की परवाह नहीं की और सीधे आगे बढ़ गई। भींची हुई मुट्ठियां थोड़ी कांप रही थी। चलते समय उसकी मुलाकात क्वोन बमजिन से हुई। उसने रुककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे किसी चीज की उम्मीद थी। जूनयंग एक पल के लिए रुकी, अंत में सिर झुकाकर उसके पास से गुजर गई। उससे एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी पत्नी का पक्ष लेने के लिए उसने गेंद जोर से टीचर की ओर फेंकी। टीचर उसकी इस हरकत से पसीने पसीने हो गया, लेकिन गुस्सा करने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि उसे उकसा न दे। अंत में केवल कठोर होने का नाटक कर सका और तीनों को माफीनामा लिखने के लिए कहा। क्लास के दौरान जूनयंग का मन कहीं और था। वह सोच रही थी कि ओह यीशु की बात का आखिर क्या मतलब था। हालांकि वह हमेशा अपनी माँ के साथ रही थी, लेकिन वह उन्हें समझती नहीं थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि वे बोल नहीं सकती और बहुत दर्द में रहती हैं, और उस दर्द को सहने के लिए वे अचानक उस पर हिंसा करने लगती थी। उसे यह भी चिंता रहती थी कि माँ बीमारी के कारण ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन जब वे नशे में धुत होकर घर आती तो वे हमेशा उसकी चिंता को जमीन पर फेंककर कुचल देती थी। बाद में वे चिंताएं तब खत्म हो गईं जब वह अपनी माँ का पेशाब साफ करती थी। धीरे धीरे वे पूरी तरह गायब हो गईं। वह सोच रही थी कि शायद उसकी माँ का शरीर और मन लगातार प्रताड़ित हो रहा था, लेकिन इस अंदाजे से उसे कोई सांत्वना नहीं मिली। कुछ समय पहले से माँ अक्सर कमरे के कोने में पैसे रख देती थी। उसने पूछा कि क्या वह ले सकती है। हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं मिला। उसने उन पैसों से किताबें खरीदी। माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब से उसने मान लिया कि वहां के पैसे उसके पॉकेट मनी है। वह नहीं जानना चाहती थी कि वे पैसे कहां से आए। चूंकि उन्होंने उसे जन्म दिया है तो उन्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जूनयंग ने झुंझलाकर पेन नीचे रख दिया। माँ आखिर क्या काम करती है? टीचर ने किताब मोड़कर उसके सिर पर जोर से मारी। क्लास में सरेआम खोई हुई हो। क्या तुम टीचर को कुछ नहीं समझती? या तुम्हें लगता है कि तुम राजधानी की यूनिवर्सिटी में जा सकती हो, इसलिए तुमने मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिया है? जूनयंग ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। जब से उसने गणित क्लब में शामिल होने से मना किया था, टीचर आए दिन उसे परेशान करने लगा था। इस तरह के कमीने जो दूसरी छात्राओं को परेशान करते हैं, उसकी नजर में वे टीचर कहलाने के लायक नहीं थे। उसे चुप देखकर टीचर और भी ज्यादा बोलने लगा। ना सेयुंगियू अचानक उसे बचाने के लिए खड़ा हो गया। जूनयंग की कल तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ तक कि वह बेहोश हो गई थी। मेरी वजह से वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही है। मुझे माफ कर दीजिए।
लेकिन टीचर ने बात यहीं खत्म नहीं की। वह तुम्हारी वजह से अस्वस्थ क्यों होगी? क्या वह तुम्हें इतना पसंद करती है कि उसे विरह की बीमारी हो गई है? न सेयुंगियों का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने झंपते हुए सफाई दी कि ऐसा नहीं है। क्वॉन बमजिन का चेहरा काला पड़ गया। वह और ज्यादा नहीं सुन सका। उसने बास्केटबॉल उठाया और जोर से दे मारा। गेंद टीचर के कान के पास से गुजरकर ब्लैकबोर्ड से टकराई। इस अचानक हुई घटना से सहपाठी दंग रह गए। टीचर भी डर से थरथर कांपने लगा। उसने बड़ी मासूमियत से सफाई दी। कल उस लड़के ने जूनियंग पर इसी तरह गेंद फेंकी थी। ऐसा व्यवहार करना गलत है ना? आखिरकार मैं भी ऐसा काम नहीं करूंगा। टीचर गुस्से में दांत पीसने लगा, लेकिन उसका कठोर चेहरा देखकर कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि कहीं वह उसे नाराज न कर दे। अंत में चिल्लाकर तीनों को माफीनामा लिखने का आदेश दिया। टीचर के जाने के बाद ओह येसु ना सेयुंगियों के लिए आवाज उठाने लगी। तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हें भी माफीनामा लिखना पड़ रहा है। वह झंपते हुए मुस्कुराया। इस मामले में मेरी भी गलती है। वह सामने वाले व्यक्ति को देखे बिना नहीं रह सका। क्वॉन बमजिन स्कूल में कभी दूसरों के मामलों में दखल नहीं देता था। क्या उसका जूनियंग के साथ कोई रिश्ता है? जूनियंग चाहती थी कि वह उसकी फिक्र न करे, लेकिन इससे वह उसके बारे में और भी ज्यादा सोचने लगा। या फिर यूं कहें कि वह शुरू से ही उसके बारे में बहुत परवाह करता था। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजने के बाद जूनियंग माफीनामे को देखकर परेशान थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं लिखा था। पीछे से हलचल की आवाज आई। क्वॉन बमजिन बस्ता उठाकर जाने के लिए तैयार था। क्या इस लड़के ने इतनी जल्दी लिख लिया? हालांकि टीचर उसे सीधे सजा नहीं देगा, लेकिन वह निश्चित रूप से उसके माफीनामे में मीनमेख निकालेगा। अभी जो हुआ उससे वह थोड़ी हैरान थी। उसने नहीं सोचा था कि क्वॉन बमजिन उसका पक्ष लेगा। उसे दरवाजा खोलकर जाते हुए देखकर उसकी निगाहें अपने आप उसका पीछा करने लगी। सहपाठी उनके रिश्ते के बारे में दबी आवाज में बात कर रहे थे। आखिरकार क्वॉन बमजिन स्कूल में सारा दिन सिर्फ सोता रहता था। उसने सिर्फ जूनियंग के मामले में ही दखल दिया था। उसने थोड़ा सोचा और फिर उसके पीछे चल दी। क्वॉन बमजिन इस तरह माफीनामा जमा करने जा रहा था। उसे निश्चित रूप से मुश्किल में डाला जाएगा। उसकी हरकतें देखकर हर किसी के मन में गपशप करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। जूनियंग को वह और क्वॉन बमजिन अभी जिस स्थिति में है वह बहुत पसंद है। उन दोनों के अलावा उनकी दोस्ती के बारे में कोई नहीं जानता। उसने पीछे मुड़कर उसे आवाज दी, क्वॉन बमजिन, जाने से पहले अपना माफीनामा मुझे दे दो। उसकी पत्नी ने गलियारे में सबके सामने उसे रोका। पीछे खड़े सहपाठी मजे लेने लगे। इन दोनों के बीच कभी कोई खास बातचीत नहीं रही है। उसने अपने कदम रोके और पीछे मुड़कर उसे एक नजर देखा। अंत में उसे नजरअंदाज करते हुए वह मुड़ा और आगे बढ़ गया। जूनियंग ने घबराहट में उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे झटके से दूर कर दिया। वह वहीं सुन्न खड़ी रह गई। क्वॉन बमजिन ने जानबूझकर उसे गुस्से से घूरा। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? सहपाठी तमाशा देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यूं जूनियंग खुद ही जान पहचान जता रही है। क्वॉन बमजिन उससे बात तक नहीं करना चाहता था। तभी ना सुंग्यू वहां से बाहर आया। उसने नेकी दिखाते हुए उसे माफीनामा लिखना सिखाने का प्रस्ताव रखा। उसे आते देख उसका चेहरा और भी उतर गया। उसे उससे एक शब्द भी कहना गवारा नहीं था। वह मुड़ा और चला गया। खाली गलियारे में सिर्फ वे दो लोग खड़े रह गए। ना सुंग्यू ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया। दरअसल उसने खुद अभी तक अपना माफीनामा नहीं लिखा था, तो वह दूसरों को क्या सिखाता। उसने सावधानी से जूनियंग की ओर देखा और पूछा, क्या तुम माफीनामा लिख रही हो? मैंने पहले कभी नहीं लिखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूं। उसे परेशान देखकर जूनियंग ने थोड़ा संकोच किया। फिर भी उसने उसे सिखाया कि शुरुआत कैसे करनी है।
हालांकि उसने उससे मदद नहीं मांगी थी, लेकिन वह अभी जिस हाल में है वह एक तरह से उसकी वजह से ही था। उसने बिना सोचे समझे बहुत कुछ कह दिया। तुम बस इसे ऐसे ही लिख लो। अगर मैं लिखूंगी तो ऐसा लगेगा जैसे मैं शिक्षक पर तंज कस रही हूं। तुम वैसे नहीं लगोगे, कहकर वह जाने के लिए मुड़ी। ना सुंग्यू ने घबराहट में उसे रोका। जुन्यंग, क्या मैंने कभी तुम्हारा अपमान किया है? ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पास आने से बचती हो। उसने बहुत सीधे शब्दों में जवाब दिया। भले ही आपने किसी का अपमान न किया हो, फिर भी कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे। उसकी आंखों में चोट पहुंचने का भाव दिखा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मुड़कर कक्षा में चली गई। जब भी वह उसे देखती थी, उसे अपने दयनीय पारिवारिक हालात की याद आ जाती थी, इसलिए वह उससे ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहती थी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, ओह वीसू ने ताना मारा। तुम्हारा क्वोन बमजिन के साथ आखिर क्या रिश्ता है? जुन्यंग ने उसे तिरछी नजर से देखा। मुझ पर इतना ध्यान दे रही हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी? ओह वीसू ने झुंझलाकर उसे घूरा। तुम क्या कह रही हो? कितना घिनौना है। जुन्यंग बिना किसी परवाह के अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे मामले में दखल देना छोड़ दो। स्कूल खत्म होने के बाद वह हमेशा की तरह पहाड़ की ओर चल पड़ी। क्वोन बमजिन शायद वही होगा। उसे उससे पूछना होगा कि वह उसके साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहा था। हालांकि वह शायद कारण का अंदाजा लगा सकती थी। वह शायद स्कूल में किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, या फिर वह उनके बीच के राज को सुरक्षित रखना चाहता था। फिर उसने सोचा, क्या उस लड़के की सोच इतनी गहरी हो सकती है? वैसे वह सिर्फ यह पूछने के लिए वहां नहीं आई थी। क्वोन बमजिन दूसरी प्राथमिकता था। उसका मुख्य उद्देश्य पढ़ाई करना था। आखिरकार जल्द ही परीक्षाएं होने वाली थी। लेकिन अगर वह वहां नहीं हुआ तो क्या होगा? वह अकेले अंधेरे में पहाड़ से नीचे नहीं उतर सकती थी। क्या उसे फिर से वहीं सोना पड़ेगा? भले ही ऐसा हो, यह घर जाने से तो बेहतर ही होगा। ओह वीसू ने पहले जानबूझकर उसे परेशान किया था। वह शायद ना सुंग्यू की वजह से था। अगर जरूरी न हो तो उसके पास ना जाना ही बेहतर है। माँ से बात करने का मौका भी ढूंढना होगा। चिंता करने के लिए बहुत सारी बातें थी। ताला खुला देखकर वह अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। वह फिर से सोने आ गया है। उसे सोने से कभी मन नहीं भरता। जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दबे पांव सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसे आज अच्छी तरह डराना ही होगा। आखिर उसने इतनी जोर से मेरा हाथ क्यों झटक दिया था? उसने झांक कर देखा। वह लड़का वाकई सो रहा था। वह शरारत भरी मुस्कान के साथ जोर से उसका नाम चिल्लाई। एक बड़े हाथ ने तुरंत उसकी गर्दन दबोच ली और उसे बिस्तर पर पटक दिया। वह बुरी तरह डर गई। गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ। यह देखकर कि वह कौन है, क्वोन बमजिन ने तुरंत हाथ छोड़ा और उसे सहारा देकर उठाया। माफी चाहता हूं। क्या तुम ठीक हो? वह उसे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसकी गर्दन पकड़कर उसे बिस्तर पर पटक दिया। उसे पहचानने के बाद उसने जल्दी से उसे उठाया। सांस लेने की मोहलत मिलने के बाद जुन्यंग को जोर से खांसी आने लगी। तुम पागल हो क्या? अचानक मेरा गला क्यों दबाया? क्वोन बमजिन थोड़ा मायूस दिखा। वह बिना आवाज किए चल रही थी। उसे लगा कि कोई अजनबी है। उसका गला बुरी तरह सूख गया था। उसने उसे पानी लाने का आदेश दिया। बात खत्म होते ही वह तेजी से नीचे भागा। वह चिल्लाई, मैंने कहा था कि सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते वक्त लाइट जला लिया करो। अपने सामने रखे पानी को देखकर उसने उसे गुस्से से घूरा। उसने झंपते हुए अपनी नजरें हटा ली। उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। स्कूल में दिखने वाले उस खूंखार रूप से यह बिल्कुल अलग था। उसने गिलास उठाया और पानी पिया।
अभी मैं घुटकर मरने ही वाली थी। उसने ईमानदारी से माफी मांगी। लेकिन तुम भी फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। उसने अपनी ठुड्डी सहलाई, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। आखिर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मेरी शारीरिक फुर्ती ज्यादा बेहतर है। कभी कभी प्रतिक्रिया बहुत तेज हो जाती है। जुन्यंग ने गुस्से में उसे एक लात मारी, लेकिन वह लड़का पत्थर का बना हुआ लगा। उसका पैर लाल हो गया, पर उसे कुछ नहीं हुआ। तुमने आज स्कूल में वैसा क्यों किया? उसने असहज होकर अपना सिर घुमा लिया। मुझे सुबह उठने पर चिड़चिड़ाहट होती है। उसने संदेह से उसकी ओर देखा। वह लगभग हर दिन उसे सोते हुए देखती थी। मुझे कैसे पता होगा कि उसे सुबह उठने पर चिड़चिड़ाहट होती है? उसने स्पष्ट किया कि ऐसा केवल तभी होता है जब उसे कभी कभार बुरे सपने आते हैं। यही कारण है कि वह इस जगह पर रुका हुआ है। जून अभी और पूछना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक विषय बदल दिया। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें पढ़ना इतना पसंद है? उसकी आंखें उदास हो गई। बिल्कुल पसंद है। आखिरकार यही एकमात्र चीज है जिसे वह खुद तय कर सकती है। इतना कहकर वह उठी और उसके पास से गुजर गई। तुम्हें जल्दी से अपना माफीनामा लिख लेना चाहिए। गणित के शिक्षक तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज में थोड़ी जलन थी। तो क्या तुमने लुओ शेंगयून के साथ हाथ पकड़कर इसे पूरा कर लिया? जूनिंग ने उसे घूरने से खुद को रोका। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा और उसका रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कुछ नहीं कहा। उसने ऊपर देखा। क्या तुम सो गए हो? उसने उत्तर दिया। सो गया। उसने होंठ सिकोड़े। अपने स्कूल बैग से पाठ्य पुस्तक निकाली। यह सोचकर ही सिर भारी हो जाता है कि अभी समीक्षा पत्र लिखना बाकी है। शाम ढल रही थी। क्वान फांजेन हमेशा की तरह उसे पहाड़ से नीचे छोड़ने आया। उसने एक जम्हाई ली। आज शब्द याद करने की वजह से यह हमेशा की तुलना में देर से खत्म हुआ। जब वे सड़क पर पहुंचे, स्ट्रीट लाइटें बंद हो चुकी थी। खिड़कियों से कुछ घरों की रोशनी धुंधली दिखाई दे रही थी। उसने मुड़कर उससे पूछा, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या तुम मेरा गला दबाने के बाद दोषी महसूस कर रहे हो, इसलिए चिंता करने का नाटक कर रहे हो? वह चुप रहा। उसकी गहरी आंखें उसे घूरती रहीं। उसने उसे न देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया। उसमें वाकई एक दबाव महसूस होता है। मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है। वैसे भी सड़क खाली है। डरने की कोई बात नहीं है। उस सड़क पर अभी एक व्यक्ति है। जूनिंग तुरंत सतर्क हो गई। उसकी नजरों का पीछा करते हुए देखा। कोने में वाकई एक काली परछाई थी। वह दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। उसने असहज होकर 2 बार खांसा। अगर तुम मेरी चिंता कर रहे हो तो मुझे सामने तक छोड़ दो। उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा, जब तक वे उस काली परछाई को साफ नहीं देख पाए। जूनिंग के शरीर का खून मानो जम गया हो। उसने लकड़ी छोड़ दी और तेजी से आगे बढ़ी। माँ, तुम यहाँ क्यों हो? चलो घर चलें। यह सुनकर कि वह उसकी माँ है, वह मानो कुछ गलत कर रहा हो, घबराकर लकड़ी को पीछे छिपा लिया। हालांकि अगले ही पल माँ का थप्पड़ उसके चेहरे पर जोर से पड़ा। इसके तुरंत बाद उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया गया। माँ अपने सिर को पकड़कर जोर से चिल्लाई, मानो उसे अपना गुस्सा निकालने का कोई रास्ता न मिल रहा हो। जूनिंग ने अपने सूजते हुए चेहरे को छुआ। कुछ पल तक उसे कुछ समझ नहीं आया। उसकी नजर क्वान फांजेन पर पड़ी। वह तुरंत स्तब्ध रह गई। उसका सबसे शर्मनाक पक्ष किसी ने देख ही लिया। यह वही क्यों था? माँ ने अपना हाथ उठाया और उसे फिर से मारना चाहा। उसने अपना चेहरा बचाने के लिए हाथ ऊपर किया। अगले ही पल क्वान फांजेन ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया। माँ का थप्पड़ उसके ऊपर जोर से पड़ा। उसने दर्द में आह भरी।
लेकिन उसे नहीं छोड़ा। वह उसके गले लगने पर ठिठक गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। यह पहली बार था जब माँ के अत्याचार के दौरान किसी ने उसकी रक्षा की थी। माँ को और अधिक पागल होता देख उसकी आंखों में कुछ ठंडक आ गई। होश में आने के बाद वह उठी और उसकी बाहों से बाहर निकली। अपनी माँ का उठा हुआ हाथ पकड़ा। उसे महसूस हुआ कि सामने वाला गुस्से से कांप रहा है। उसे यह सब हास्यास्पद लगा। क्या तुम इसलिए ऐसी हो क्योंकि तुम्हें चिंता थी कि मैं इतनी देर से घर नहीं आई? हमारे परिवार में ऐसी परवरिश कब से होने लगी? मेरी यादों में मैं खुद ही बड़ी हुई हूं। तुम मुझे सीधे मार ही दो। बहाने बनाना बंद करो, जैसा कि हमेशा से करती आई हो। सामान्य माँ होने का नाटक मत करो। मेरी परवाह करने का यह दिखावा मुझे घिनौना लगता है। इतना कहकर उसने जोर से उसका हाथ झटका और बड़े कदमों से मुड़कर चली गई। माँ जाने ही वाली थी। उसने पीछे से किसी के उठने की आहट सुनी। उसने उसकी ओर देखा। क्वान फांजेन शर्मिंदा होकर रुक गया। उसे खुद को घूरते देख उसने विनम्रता से सिर झुकाया। नमस्ते, मेरा नाम क्वान फांजेन है। मैं यिन जूनिंग का सहपाठी हूँ। आपको जूनिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह कुछ भी गलत नहीं करेगी। उसका पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर है। उसे इतना ईमानदार देखकर माँ ने राहत की सांस ली और घर की ओर चल दी। अंधेरी सड़क को देखते हुए उसकी आंखों में चिंता के भाव आ गए। उसने हाथ बढ़ाकर घाव को छुआ। दर्द से उसने गहरी सांस ली। कल रात क्वान फांजेन द्वारा देखे जाने के बाद से जूनिंग सुबह से ही उससे बच रही थी। जूनिंग सुबह से ही माथे पर बल डाले हुए थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे करे। उसने ही क्यों देख लिया। कल रात उसके द्वारा अपनी बाहों में सुरक्षित महसूस कराने की घटना याद आते ही उसकी धड़कनें अब भी तेज हो रही थी। क्या समीक्षा पत्र पूरा हो गया? शायद यह भी वापस कर दिया जाएगा। पहले इसे जमा कर देना ही बेहतर है। उसकी मेज के पास से गुजरते समय वह उसे देखे बिना न रह सकी। उसकी गर्दन पर घाव अभी भी स्पष्ट था। सहपाठी चर्चा कर रहे थे कि वह फिर कहाँ लड़कर आया है। उसने मन में एक लंबी आह भरी। वह यह तो नहीं कह सकती थी कि उसे उसकी माँ ने मारा है। गलियारे में बहुत भीड़ थी। हर कोई प्रशासनिक कार्यालय के दरवाजे पर झांक रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी हस्ती आई है। खाली जुन्योंग अपनी समीक्षा रिपोर्ट लेकर वहां गई। जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाईं, उसने सामने देखा। वहां एक बहुत ही शालीन महिला बैठी थी। उसका व्यक्तित्व यहाँ के माहौल से बिल्कुल अलग था। उसकी पहचान का अंदाजा लगाना बहुत आसान था। उसने अपनी नजरें हटा ली। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर बाद आकर अपनी समीक्षा रिपोर्ट जमा करेगी। अनुशासन प्रमुख ने उसे देख लिया। जैसे उन्हें डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उन्होंने उसे जल्दी से अंदर बुलाया और महिला की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे पूरे स्कूल की टॉपर यू जुन्योंग है। महिला के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। मैंने सुना है कि मेरे बेटे सेंग्यून की गेंद लगने के बाद तुम बेहोश हो गई थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? प्रधानाचार्य चापलूसी भरे अंदाज में बोले। ऐसी चीजें शारीरिक शिक्षा की कक्षा में बहुत कम होती हैं। वह भी इसलिए बेहोश हुई क्योंकि उसका शरीर थोड़ा कमजोर था। इस अजीब माहौल ने जुन्योंग को असहज महसूस कराया। उसने रूखेपन से कहा कि अब वह ठीक है। महिला ने शालीनता से पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पिया। उसकी कही बातों का गहरा अर्थ था। मुझे इस स्कूल से कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि बच्चे स्वस्थ रहकर अपनी पढ़ाई करें। यही कारण है कि मैंने अपने बेटे के इस स्कूल में जिम बनवाने के लिए निवेश किया है। पहले राजधानी के स्कूल में मेरे बेटे ने कभी समीक्षा रिपोर्ट जैसी कोई चीज नहीं लिखी थी। इसलिए उसे परेशान देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। मैं नहीं चाहती कि ऐसी बेकार की चिंताएं उसकी पढ़ाई पर असर डालें। आप सबको क्या लगता है?
प्रधानाचार्य और प्रमुख ने चापलूसी करते हुए उसकी बात का समर्थन किया। गणित के शिक्षक बेचैन बैठे थे। उनके माथे पर पसीना आ गया था। वह एक कोने में सिमटे हुए दबे स्वर में उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, जैसे कोई दरबारी जिसे राजा ने चेतावनी दी हो। ना सेंग्यून खबर सुनकर वहां दौड़ता हुआ आया। जुन्योंग को वहां देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। महिला ने मजाक के अंदाज में अपने बेटे की प्रतिक्रिया देखी। उसने शिक्षकों को सहजता से विदा किया। अपनी बात रखने के बाद वह जाने के लिए खड़ी हुई। प्रधानाचार्य और अन्य लोगों ने झुककर उन्हें विदा किया। गणित के शिक्षक के पैर कांप रहे थे और वह सोफे पर ढह गए। कोई महिला इतनी प्रभावशाली कैसे हो सकती है? प्रधानाचार्य ने उन्हें कड़े लहजे में चेतावनी दी। भविष्य में बात करने और काम करने में सावधानी बरतना। जुन्योंग ने अपनी लिखी हुई क्षमा याचना निकाली। शिक्षक ने बिना किसी ऊर्जा के हाथ हिलाया और उसे वहीं रखकर जाने के लिए कह दिया। उसने संदेह भरी नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था कि गणित के शिक्षक काफी प्रताड़ित हुए हैं। उनके पास उसे परेशान करने की अब हिम्मत नहीं बची थी। ऑफिस से बाहर निकलते हुए जुन्योंग अपनी क्लास में वापस जाने वाली थी। तभी ना सेंग्यून ने उसे पुकारा। वह थोड़ा असहज दिख रहा था। जुन्योंग, यह मेरी माँ है। वह स्कूल में किसी काम से आई थी। महिला थोड़ा मुस्कुराई। माता पिता के पास स्कूल में भला क्या काम हो सकता है, सिवाय इसके कि उनके बच्चे ने कोई शरारत की हो। जुन्योंग के मुंह से अचानक निकल गया, क्या आप जिम के काम के सिलसिले में स्कूल नहीं आई थी? महिला के चेहरे पर जमी हुई मुस्कान देखकर उसे थोड़ा पछतावा हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो। महिला ने अनजाने में उस पर एक नजर डाली। फिर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। आखिरकार वह सब भी तो अपने बच्चे के लिए ही है। वह जुन्योंग की ओर बढ़ी। मेरा बेटा दिन भर यूं जुन्योंग का नाम लेता रहता है। मुझे बहुत उत्सुकता थी कि आखिर वह बच्ची कैसी है। वाकई तुम सुंदर और बुद्धिमान हो। क्या तुम इस शनिवार को खाली हो? क्या तुम मेरे घर खेलने आना चाहोगी? ना सेंग्यून उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहा था। जुन्योंग ने सीधे तौर पर मना कर दिया। नहीं, धन्यवाद। मैं और ना सेंग्यून अभी इतने करीब नहीं है। महिला ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वह अपनी धुन में बोलती रही। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या खाना पसंद है, लेकिन घर पर खाना बनाने वाली आंटी है। वह तुम्हारी पसंद का खाना बना देंगी। क्या 12:30 बजे ठीक रहेगा? चर्च के पास पहुंचते ही तुम्हें हमारा घर दिख जाएगा। जुन्योंग ने फिर से मना करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाकर विदा किया। तो हम शनिवार को 12:30 बजे मिलेंगे। उसे जाते हुए देखकर जुन्योंग को बस हैरानी हुई। वह वास्तव में किसी और की बात नहीं सुन रही थी। ना सेंग्यून ने शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगी। माफ करना, मेरी माँ थोड़ी आत्मकेंद्रित है। उसने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं बिना किसी कारण तुम्हारे घर नहीं जा सकती। तुम मेरी तरफ से चाची से माफी मांग लेना। ना सेंग्यून उसे जिद के साथ देख रहा था। मेरी माँ ने तुम्हें आमंत्रित किया है, तो यह बिना कारण नहीं हुआ, है ना? शनिवार को मिलते हैं। मैं चर्च के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह जल्दी से चला गया, जैसे उसे डर हो कि कहीं जुन्योंग फिर से मना न कर दे। और यह सारा नजारा कॉरिडोर में खड़े छात्रों ने देखा। सब फुसफुसाते हुए इस बड़ी गपशप को फैलाने लगे। यूं जुन्योंग वाकई बहुत साहसी है। उसने साफ तौर पर उसे चेतावनी दी थी। शोर ने क्वोन बमजिन को जगा दिया। उसने अपना भारी सिर मला। उसकी गर्दन का घाव अभी भी दर्द कर रहा था। यूं जुन्योंग की मां ने उसे इतनी बुरी तरह मारा था। अंदाजा है कि उसका स्वभाव भी बहुत गुस्सैल होगा। उसके लिए बेहतर है कि वह भविष्य में उससे कम ही उलझे। छात्रों की बातें उसके कानों तक पहुंची। वह तुरंत पूरी तरह जाग गया। ना सेंग्यून की मां ने आखिर क्यों यूं जुन्योंग को अपने घर आमंत्रित किया है?
जब जुन्योंग उसके पास से गुजरी तो वह रुकी, यह देखकर कि उसने अपना सिर झुका रखा है। उसने भी खुद से बात शुरू नहीं की, वह सीधे अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। उसकी पत्नी उसके पास से गुजरी, उसने बेरुखी का नाटक किया और अपना सिर नहीं उठाया। उसके बैठने के बाद उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और एक दीवाने की तरह उसके सिर के पिछले हिस्से को देखने लगा। केवल कुछ बारीक हरकतों से वह जान सकता था कि आज वह सामान्य से ज्यादा विचलित थी। आखिर वह क्या सोच रही है? उसे यू जुन्योंग का पढ़ाई में डूबा रहना बहुत पसंद था। उस पल की हवा बहुत खास होती है। ऐसा लगता है जैसे आसपास सब कुछ अचानक शांत हो गया हो। बस यूं जुन्योंग की पेन की नोक की आवाज ही सुनाई देती है। उसके लिए यूं जुन्योंग बहुत खास थी। वह अकेली थी जो उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देती थी। और इस बेहद उबाऊ दुनिया में वही एकमात्र दिलचस्प चीज थी जो उसे मिली थी। इस स्कूल में यू जुन्योंग बहुत प्रसिद्ध थी। शायद उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था। वह सुंदर भी थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। वह सबका ध्यान खींचती थी, लेकिन कोई भी उसके साथ खेलता या घुलता मिलता नहीं था। भले ही कोई जिज्ञासावश उसके पास आता भी था, उसे भी उसके द्वारा दरवाजे से बाहर कर दिया जाएगा। वह एक अकेले द्वीप की तरह है, हमेशा अकेला रहना चाहती है। और इसी वजह से सहपाठी उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे कभी उसके बारे में विशेष जिज्ञासा नहीं हुई। बाद में वह उसके आगे बैठी। वह सिर उठाते ही उसके सिर का पिछला हिस्सा देख सकता था। समय बीतने के साथ उसे बस इतना लगा कि वह बहुत अद्भुत है। चाहे वह जब भी सोकर उठे, वह हमेशा सीधी तनी हुई बैठी रहती थी। क्या उसे पढ़ना इतना पसंद है, या फिर इस उबाऊ जगह पर लंबे समय तक रहने के कारण उसे सवाल हल करना खेल की तरह मजेदार लगता है, या फिर उसे लगता है कि केवल पढ़ाई ही उसे बचा सकती है। इस नीरस समय में यूं जुन्योंग उसके शोध का एकमात्र विषय बन गई। उसे उसके बारे में बहुत सी बातें पता चली, जैसे कि उसकी नजर अक्सर ना सेंग्यू पर टिकी रहती थी। पता नहीं क्यों इस बात ने उसे थोड़ा निराश किया। उसे लगा कि वह अन्य छात्राओं की तरह है जो उस सुंदर राजकुमार को पसंद करने लगी थी। लेकिन जब उसने देखा कि वह ना सेंग्यू के प्रति हमेशा उदासीन रहती है, तो वह बिना किसी कारण के मुस्कुरा दिया। उस कमरे में यू जुन्योंग से मिलने से पहले उसके बारे में उसके विचार बस इतने ही थे। उस दिन तक वह पहली बार था जब उसने उसके चेहरे पर घबराहट जैसे भाव देखे। दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में अनायास ही मुस्कुराहट तैर गई। यूं जुन्योंग का निरीक्षण करना एक मजेदार बात है, और यूं जुन्योंग के साथ गुप्त संबंध भी। केवल उसके साथ उस कमरे में रहने के दौरान वह स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकता था, जैसे कि वह एक साधारण हाई स्कूल छात्र बन गया हो। लेकिन जब से उसने उसका वह पक्ष देखा जिसे वह छिपाना चाहती थी, उसने उससे बचना शुरू कर दिया। क्वोन बमजिन ने आह भरी। इस समस्या को कैसे हल किया जाए? हालांकि उसे नहीं लगा कि वह बात शर्मनाक थी। आखिर हम अपना जन्म नहीं चुन सकते। अजीब माता पिता का मिलना, वह हमारी गलती नहीं है। लेकिन यूं जुन्योंग को बहुत फर्क पड़ता था। उसने फिर से आह भरी। आखिर उसने ही वह क्यों देख लिया? सामने वाले छात्र ने महसूस किया कि क्वोन बमजिन का मूड खराब है। वह पूरे समय कांटों पर बैठा महसूस कर रहा था। कांपते हुए थोड़ा आगे खिसक गया, इस डर से कि कहीं यह बड़ा आदमी नाराज होकर उसका मजाक न उड़ाने लगे। जुन्योंग शनिवार को ना सेंग्यू के घर मेहमान बनकर गई। दोनों की बातचीत के दौरान वह अनजाने में क्वोन बमजिन के बारे में सोचने लगती थी। पूरे रास्ते उसकी भौहें तनी रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्यों आई है, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए सही कपड़े नहीं थे। उसने दर्जनों बार सोचा कि क्या नए कपड़े खरीदने चाहिए, लेकिन अंत में वह हिम्मत नहीं जुटा पाई। वैसे भी अगर नए कपड़े खरीद भी लेती
तो भी वह बहुत मामूली ही लगते। यह सब गणित के शिक्षक की वजह से हुआ। अगर वह माफीनामा न होता तो वह इस दुविधा में नहीं पड़ती। उसे आखिर आमंत्रित क्यों किया गया है? क्या इसलिए कि जिम का जिक्र करने पर उसे वह बहुत अभिमानी लगी थी, या फिर बस उस सहपाठी के बारे में जानने की जिज्ञासा थी जिसका जिक्र उसका बेटा अक्सर करता है? उसने एक गहरी सांस ली। कारण जो भी हो, बस शांति से खाना खाकर वह जा सकती है। ना सेंग्यू ने उसे दूर से आते देखा और उत्साह से दौड़कर पास आया। चिंता के साथ पूछा कि क्या उसे भूख लगी है, क्या वह थक गई है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ झलक रही थी। जुन्यंग का व्यवहार थोड़ा ठंडा था। क्या तुम्हारी माँ को हमेशा लोगों को घर पर बुलाना पसंद है? ना सेंग्यू एक पल के लिए ठिठक गया। शायद नहीं। यहाँ आने के बाद से यह पहली बार है जब मेरी माँ ने मेरे किसी दोस्त को घर बुलाया है। वह बहुत घबराई हुई हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए सुबह से ही दिल लगाकर खाना तैयार कर रही हैं। मुझे कोई विशेष भोजन पसंद या नापसंद नहीं है। वह केवल वे लोग करते हैं जिन्हें नखरे करने का अधिकार होता है। वह और क्वोन बमजिन तो हर दिन उस घर में दुबक कर इंस्टेंट नूडल्स खाते थे। पूरे रास्ते वह थोड़ी घबराई हुई थी। इतने शक्तिशाली लोग उसकी पहुंच से बाहर थे। आखिर प्रिंसिपल भी उनके सामने सिर झुकाते थे, और माफीनामे वाली बात तो अलग ही थी। ना सेंग्यू भी उसकी वजह से इसमें फंस गया था। ना सेंग्यू ने उससे कहा कि चिंता न करे, मेरी माँ को मेरे ग्रेड और स्कूल लाइफ की बहुत चिंता रहती है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्लास में सबसे होनहार कौन है। मैं सबसे ज्यादा तुम्हारा ही नाम लेता हूँ, इसलिए वह तुम्हारे बारे में जानने को उत्सुक थी। वह माफीनामे के बारे में भी कुछ नहीं पूछेंगी। मैंने उनसे कह दिया था कि वह गणित के शिक्षक की गलती थी। मामला इतना गंभीर नहीं था। फिर भी उन्होंने हमसे माफीनामा लिखवाया और बेकसूर क्वोन बमजिन को भी घसीट लिया। जुन्यंग को थोड़ी हंसी आ गई। वह लड़का बिल्कुल भी बेकसूर नहीं है। क्या उसने शिक्षक पर बास्केटबॉल नहीं फेंका था? क्वोन बमजिन का जिक्र आने पर उसने पहले कहा था कि उसे किसी चीज से डर लगता है, इसलिए वह उस खाली घर में रहता था। आखिर वह किस बात से डरता है? जुन्यंग को ख्यालों में खोया देख उसकी आंखों की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने टटोलते हुए कहा, मुझे क्वोन बमजिन को भी साथ बुलाना चाहिए था। आखिर हम सबको माफीनामा लिखने की सजा मिली थी। उसने बिना सोचे समझे कहा, वह भला क्यों आएगा? उस समय में वह सोना पसंद करेगा। शब्द निकलते ही उसे गलती का एहसास हुआ। यह सुनने में ऐसा लगा जैसे वे बहुत करीबी हों। ना सेंग्यू एक पल के लिए चुप हो गया, फिर सहज दिखने की कोशिश करते हुए बोला, मैं बहुत अजीब हूं ना। हालांकि मैंने तुम्हें क्वोन बमजिन के साथ चलते नहीं देखा, पर मुझे न जाने क्यों लगता है कि तुम दोनों काफी करीब हो। और क्वोन बमजिन आमतौर पर एक अदृश्य व्यक्ति की तरह रहता है, पर अचानक तुम्हारी बात पर वह सामने आ गया। उसके कदम ठिठक गए। उसने टालते हुए जवाब दिया, शायद उसमें न्याय की भावना होगी, या शायद उसे गणित के शिक्षक से नफरत होगी। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ना सेंग्यू ऐसा सोचेगा। उसने अचानक विषय बदल दिया, जिस दिन तुम बेहोश होकर मेडिकल रूम में लेटी थी, क्या तुमने हीटर और खिड़की के लिए मुझे धन्यवाद नहीं दिया था? असल में वह मैंने नहीं किया था। मैं तो बस छुट्टी के समय तुम्हें देखने आया था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि हीटर कहाँ है। जुन्यंग के कदम रुक गए। उसके इस बात का क्या मतलब है? वह मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, पर मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। अब क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि वह कौन था? जुन्यंग वहीं सुन्न खड़ी रह गई। दिल की धड़कन बेवजह तेज हो गई। तो क्या वे सब चीजें वास्तव में क्वोन बमजिन ने की थी? ना सेंग्यू आखिर कितना जानता है? वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसके और क्वोन बीमजिन के संबंधों के बारे में दूसरों को पता चल गया। अन्यथा उस लड़के के स्वभाव को देखते हुए
शायद वह जानबूझकर उससे दूरी बना लेता। वह ऐसा नहीं चाहती थी। विला में आने के बाद नौकरों ने विनम्रता से सिर झुकाया। युवा मास्टर का वापस स्वागत है। हालांकि जूनियंग को कुछ अंदाजा था, लेकिन उसका घर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा आलीशान था। शुक्र है कि लू शेंगयून की बातों ने उसका ध्यान भटका दिया, वरना उसे अभी हीन भावना से मर जाना चाहिए था। महिला शालीनता से खड़ी हुई। जल्दी यहाँ आओ, तुम लोग बहुत समय पर आए हो। उसने विनम्रता से आंटी को नमस्ते कहा। महिला ने उसे सौम्यता से देखा। रास्ते भर थक गई होगी, पेट बहुत खाली होगा। प्रबंधक जिन, क्या भोजन तैयार है? तैयार है मैडम, मैं दोनों को ले जाता हूँ। मेज पर तरह तरह के उत्तम व्यंजन सजे थे। यह बिल्कुल भी 3 लोगों के खाने जैसा नहीं लग रहा था। क्योंकि मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता थी, इसलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा तैयार किया है। यहाँ तक कि लू शेंगयून को भी यह बहुत ज्यादा लगा। महिला ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह पहली बार है जब तुम किसी विपरीत लिंग के मित्र को घर लाए हो, तो तैयारी भव्य होनी ही चाहिए। लू शेंगयून का चेहरा लाल हो गया। थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। महिला ने ताली बजाई, नौकरों को खाना परोसने का इशारा किया और जूनियंग को ज्यादा खाने के लिए कहना नहीं भूली। उसने लापरवाही से बात शुरू की। स्कूल के शिक्षकों से सुना है कि तुम्हारे ग्रेड बहुत अच्छे हैं। क्या तुम ट्यूशन ले रही हो या कोचिंग? मैं खुद पढ़ाई करती हूँ। जूनियंग ने अपने सामने रखी स्टेक को देखा। सामने बैठे 2 लोगों की सहजता की तुलना में उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। महिला ने उसकी झिझक को नोटिस किया। क्या तुम पहली बार स्टेक खा रही हो? जूनियंग की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने मन के खिलाफ जवाब दिया, नहीं, मुझे स्टेक खाना बहुत पसंद है। सामने वाली की दृष्टि सब कुछ देख रही थी। क्या सच में? तो तुम और खा सकती हो। तुम भविष्य में किस स्कूल में जाने की योजना बना रही हो? क्या हमारे शेंगयून की तरह? देखते हैं कि मेरे ग्रेड के हिसाब से कहाँ दाखिला मिलता है। महिला कुछ आक्रामक लग रही थी। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है? जूनियंग ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई। इस महिला की बातें वास्तव में अजीब तरह से असहज करने वाली थी, जैसे कि सब कुछ देख लिया हो, जानबूझकर उसकी परीक्षा ले रही हो। जूनियंग को लगा था कि यह सिर्फ एक आम खाना होगा। सोचा नहीं था कि यह एक जाल होगा। उसके हर शब्द में उसका अपमान था, यहाँ तक कि कॉलेज की पसंद पूछने में भी। महिला ने जानबूझकर महंगी फीस वाले स्कूल के नाम लिए। उसने चाकू और कांटा नीचे रख दिया। मुस्कुराते हुए पलटवार किया, मेरे ग्रेड बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे विचार करने वाली हूँ। महिला को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी प्रतिक्रिया देगी। उसने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? इतनी होशियार बेटी होने पर उन्हें बहुत गर्व होगा। जूनियंग का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसका हाथ गलती से जूस के गिलास से टकरा गया। कपड़े तुरंत भीग गए। लू शेंगयून तुरंत खड़ा हो गया। नौकर को तौलिया लाने का निर्देश दिया, लेकिन महिला ने प्रबंधक जिन को उसे कपड़े बदलने ले जाने के लिए कहा। यह हालत उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वह लज्जित होकर खड़ी हुई। प्रबंधक जिन के पीछे चल दी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वह ऐसा पूछेगी। किसी ने कभी उसके पिता के बारे में नहीं पूछा था। यहाँ तक कि उसने खुद भी अपनी माँ से यह सवाल नहीं पूछा था। अब जब किसी ने पूछा, तो उसे जवाब देना नहीं आया। प्रबंधक जिन उसे एक कमरे में ले गए। उसे यहाँ बैठने को कहा। वह तुरंत कपड़े लाती है। वह सोफे पर बैठकर आंख भरती रही। क्यों किसी और के लिए मामूली बात उसकी कमजोरी बन जाती है। वह उस महिला के सामने नीचा नहीं देखना चाहती थी। वह कपड़े लेकर अंदर आई। उसने उसे कपड़े सौंपे। अचानक सोचा कि यह कपड़े तुम पर बहुत जंचेंगे, इसलिए ले आई। ऐसे कपड़े पहनकर तुम असहज महसूस नहीं करोगी।
जूनियंग ने कपड़े लिए और विनम्रता से शुक्रिया कहा। वह उसके पीछे से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसका बाहर जाने का इरादा नहीं है। उसने बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। महिला की आवाज अचानक पीछे से आई। तुम्हारे पिता अब नहीं है ना? और इसके अलावा तुम्हारी माँ का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लगता। उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा। तुम वास्तव में अद्भुत हो। बुरे पारिवारिक माहौल को पार करके ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम जैसे बच्चों की मदद करना एक बहुत ही सार्थक काम है। हालांकि कुछ लोग इसे उच्च वर्ग की सामाजिक जिम्मेदारी कहते हैं, लेकिन मैं इसे एक विशेषाधिकार कहना ज्यादा पसंद करूंगी। उसने अपनी हरकत रोक दी। महिला का ऊपर से नीचे देखने वाला स्वर उसे परेशान कर रहा था। जब तक महिला ने उसे कपड़े पहनने की याद नहीं दिलाई, वह हड़बड़ी में कपड़े बदलने लगी। बटन लगाते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। यह स्पष्ट रूप से उनके घर के नौकरों की वर्दी थी। महिला ने अपना मुंह ढककर 2 बार हंसा, जैसे वह उसकी प्रतिक्रिया से बहुत खुश थी। कपड़े तुम पर बहुत जंच रहे हैं, इन्हें पहनकर वापस जाना। उसने मुट्ठियां कस ली। उसका इतना अपमान कभी नहीं हुआ था। कृपया कहिए, तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही इसलिए है क्योंकि तुम्हें कुछ कहना है ना? क्या तुम्हें मेरे बेटे में दिलचस्पी है? नहीं? तो फिर मैं हर बार तुम्हारे बारे में क्यों सुनती हूँ? क्योंकि आंटी, आपके बेटे को मुझ में दिलचस्पी है। महिला ऐसे हंसी जैसे कोई जोक सुना हो। मेरा बेटा बहुत दयालु है। आखिरकार उसने भीगते हुए आवारा कुत्ते पर अखबार डाला था। लेकिन जिसके पास भी दिमाग है, उसे पता होना चाहिए कि वह सहानुभूति है या रुचि। जूनियंग ने उसकी ओर देखते हुए हार नहीं मानी। तो क्या आप खुद अंतर नहीं समझ पा रही हैं, इसलिए मुझे बुलाया है? महिला उसकी प्रतिक्रिया से क्रोधित हो गई। उसने गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाया। जूनियंग ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ ऊपर किया, लेकिन थप्पड़ नहीं लगा। उसने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। हालांकि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जुबान संभालना सीखना चाहिए। अगर तुम और ऊपर जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चाहे पैसा हो या घर, सब चलेगा। बस तुम हमारे समूह की वित्तपोषित सदस्य बन जाओ, तो तुम अभी से बेहतर जीवन जी सकती हो। बेशक, शर्त यह है कि तुम भूल न सको, सेंग्यून और तुम्हारे बीच एक बुनियादी अंतर है। कैसा लगा? महिला की आंखों में तिरस्कार था, मानो उसे पक्का यकीन था कि वह मान जाएगी। वह चुपचाप वहीं खड़ी रही। सामने वाले ने इस प्रस्ताव को ऐसे पेश किया मानो इससे रातों रात किस्मत बदल जाएगी। लेकिन हकीकत में शुरू से ही उसके पंख काट दिए गए थे। बस एक बड़े और साफ पिंजरे में उड़ रही थी। लेकिन इन सब बातों को छोड़ दे तो यह प्रस्ताव अभी उसके लिए वाकई बहुत आकर्षक है। अभी जैसी जिंदगी जी रही है वैसे ही जारी रखना, या महिला का प्रस्ताव स्वीकार करना। कौन सी जिंदगी ज्यादा अपमानजनक होगी? महिला एक तरफ खड़ी होकर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कृपया मुझे अपना नाम बताइए। मैं केवल यह याद नहीं रखना चाहती कि आप आंटी हैं। बाहर अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। पहाड़ी पर बने लकड़ी के घर में क्वोन बेओमजिन बिस्तर पर लेटे हुए खोए खोए से थे। उनके दिमाग में बस पत्नी की छवि छाई हुई थी। पता नहीं उसने ठीक से खाना खाया या नहीं। होने वाली पत्नी प्रतिद्वंद्वी के घर मेहमान बनकर गई है। वह बिस्तर पर लेटे लेटे फिजूल की बातें सोच रहे थे। रो सेंग्यून का घर काफी अच्छा लग रहा था। जब भी वे दोनों की हंसी मजाक वाली तस्वीरें सोचते थे, तो उनका दिल घुटने लगता था। वह उठे और नीचे गए। फिजूल की बातें रोकने के लिए लगातार दर्जनों पुशअप्स किए। जूनियंग अभी तक उनसे बच रही थी। काफी देर सोचने के बाद भी उनसे बात करने का कोई अच्छा बहाना नहीं मिला। वह इतनी अच्छी है। सामने वाले के माता पिता उसे जरूर पसंद करते होंगे। वह जितना सोचते थे उतना ही परेशान होते थे। बेदम होकर जमीन से उठे। फिर भी बाहर एक चक्कर लगा आते हैं।
हाथ अभी लॉक तक नहीं पहुंचा था। बाहर से लॉक घूमने की आवाज आई। उनकी आंखों में चमक आ गई। इस जगह के बारे में केवल यू जूनियंग को पता था। दरवाजा बाहर से किसी ने खोला। वह भीगी हुई दरवाजे पर खड़ी थी। क्वोन बेओंगजिन की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, जून तेजी से उनके पास से गुजर गई। क्या तुम कोई विकृत हो? ऊपरी शरीर खुला क्यों रखा है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नजरें अनजाने में ही उसका पीछा कर रही थी। गीले कपड़े उसकी त्वचा से चिपके हुए थे, जो उसके परफेक्ट कर्व्स को दर्शा रहे थे। कुछ गलत महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत नजरें फेर ली। चेहरा लाल किए हुए दरवाजा बंद कर दिया। जूनियंग गुस्से में बिस्तर पर पड़ी रही। आज की बात सोचकर ही चिढ़ हो रही थी। उसकी शिकायतें सुनकर वह अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। तुम जी भर कर भड़ास निकाल लो। वैसे भी चादर धुलने वाली थी। शांत होने के बाद वह नीचे आई। उनकी नजरें अनजाने में उस पर टिक गईं। मैंने तुम्हें यह कपड़े पहने कभी नहीं देखा। उसने चिढ़कर अपने बाल संवारे। कपड़े रो सेंगियून के घर के हैं। मेरे कपड़ों पर थोड़ा जूस गिर गया था। उनकी माँ ने मुझे नौकरानी की वर्दी दे दी पहनने के लिए। उनकी गहरी आंखों में थोड़ी नाराजगी दिखी। तो फिर तुमने उसे उतार क्यों नहीं दिया? मैं कपड़े तो नहीं उतार सकती थी और नग्न होकर इधर उधर घूम सकती थी। निकलते समय बहुत जल्दी में थी। अपने कपड़े लेना भूल गई। उन्होंने कुशलता से अपनी आधी बाजू की शर्ट उसे फेंक दी। तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, पहले मेरी पहन लो। उसने कपड़े लिए और उन्हें देखा। वैसे तो यह दूसरी बार था जब उसने उनके कपड़े पहने थे, लेकिन यह लड़का तो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे बहुत आदी हो। वह कपड़े लेकर ऊपर गई। वह खुद ही एक तरफ जाकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। जब भी सोचते कि यूं जूनियंग को परेशान किया गया है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। तो तुम क्या पहनोगे? क्या तुम्हारे पास और कपड़े हैं? बदलने के बाद कपड़े नीचे फेंक देना। क्या तुम फिर से मेरे कपड़े धुलोगे? क्या तुम्हें कपड़े धुलना पसंद है? बस एक तेज फटने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए। वह चिल्लाई, तुमने इसे क्यों फाड़ दिया? कितनी बर्बादी है। मैं तो इसे ठीक करके पहनने वाली थी। उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कपड़े कचरे के डिब्बे में डाल दिए। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी आत्मसम्मान की भावना है या नहीं। तुम ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हो? उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे बस लगा कि कपड़े का मटेरियल काफी अच्छा था। क्या तुम्हें कपड़े पहनने हैं या नहीं? उनके लहजे में व्यंग्य था। पहनने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें मेरा शरीर पसंद नहीं है? उसके चेहरे पर लाली आ गई। तुम पागल क्या बकवास कर रहे हो? मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही है। तुम्हारी चिंता में पूछा था कि तुम्हें जुकाम न हो जाए। अगर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो कम से कम रजाई ओढ़ लो। उसका लाल चेहरा देखकर उन्होंने बिना मना किए मान लिया। ऊपर गए और उसके पास बैठ गए। उसने उसे रजाई दे दी। ओढ़ लो। मुझे ठंड नहीं लग रही है। तुम्हारी आधी बाजू की शर्ट मुझे फुल स्लीव जैसी लग रही है। उसे हिलते न देखकर उसने खुद उनके ऊपर रजाई डाल दी। अगर इसके बाद भी तुम्हें ठंड लग गई, तो मुझे दोष मत देना। वह बहुत करीब थी। वह उसके बालों की खुशबू तक महसूस कर सकते थे। उसे एकटक देखते हुए देखकर वह शर्म और गुस्से से सिर झुका ली। दोनों लाल चेहरे के साथ बिस्तर पर अजीब तरह से बैठे थे। वह सोच रहे थे कि उससे बात कैसे शुरू करें। क्या पूछें कि रो सेंग्यून के घर क्या हुआ, या पहले उसकी माँ के बारे में पूछें। वह अचानक बोली, तुम्हारी गर्दन पर चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैंने कब किसी को मारा? तुम्हारी माँ ने इतना जोर से मारा था। कौन जाने तुम भी उनकी तरह हो। उसने उसे घूर कर देखा। तो क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर आजमा कर देखना चाहोगे? मैं अपनी माँ जैसी हूँ या नहीं? क्या तुम्हें अक्सर मारा जाता है? उनकी आंखों में थोड़ी सहानुभूति दिखी।
उसका दिल दहल गया। उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। नहीं, वह बस कभी कभार ऐसा करती है। जब वह भड़ास निकाल लेती है तो सब ठीक हो जाता है। उसने अपने घुटनों को अपनी बाहों में भर लिया, सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। ऐसा लगता है कि यह उचित है। उसके गंभीर चेहरे को देखते हुए उसे थोड़ा मजा आया, क्योंकि उसने उसका स्याह पक्ष देख लिया था। तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे भी उसके साथ ईमानदार होना पड़ेगा? यह समाधान वास्तव में यूं जूनियंग की शैली के अनुरूप है। हालांकि उसने यह सुझाव दिया है, ऐसा लगता है कि वह उसके साथ इस रिश्ते को जारी रखना चाहती है। मेरे पिता पहले एक गुंडे थे। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया। जब उनके पिता जीवित थे, उनका जीवन सुचारू नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उनके निधन के बाद यह लगभग एक युद्ध की तरह था। बहुत से लोग बदले के नाम पर उसके पीछे पड़े थे, उसके साथ हिंसा की। अंत में चाचा ने उसे ढूंढ लिया और उसे यहां बसा दिया। उसने उसे इतना विस्तार से बताने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जब पहली बात मुंह से निकली, उसका मन अचानक बहुत हल्का हो गया। शायद उसे अपना दिल खोलकर बात करनी चाहिए। उसकी कहानी सुनने के बाद वह काफी देर तक चुप रही, बस खोई हुई सी उसके चेहरे को देखती रही। क्या तुमने खुद मुझसे नहीं पूछा था? अब चुप क्यों हो? क्या सुनने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था? उसने अपने शब्दों पर विचार किया। सोच रही थी कि उसे सांत्वना देने के लिए क्या कहे। लेकिन तुम्हारे पिता का निधन हो चुका है। मुझे लगता है कि यह कहना शायद मुझसे थोड़ा बेहतर है। वह थोड़ा चकित रह गया। ऐसा लगता है कि उसने गलत समझ लिया है। मेरे पिता कोई साधारण मोहल्ले के गुंडे नहीं थे। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न रहे हों, अब वे मर चुके हैं। मरे हुए राजा से क्या डरना? जीवित भ्रष्ट अधिकारी ज्यादा डरावने होते हैं।